नमस्ते, मैं मंजू कुमारी। आज आप लोगों को क्लास 8 का पाठ भारत की खोज का मैं थर्ड पार्ट पढ़ाने जा रही हूँ। भारत की शक्ति और सीमा। तो भारत की शक्ति और सीमा में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहना चाहते हैं, यह मैं बताने जा रही हूँ। इससे पहले भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ। उसको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं, या प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और भारत की खोज का मैं 3-4 पार्ट भी बनाई हूँ, उसको भी आप ज़रूर देखिएगा। और यह थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट मैं पढ़ाने जा रही हूँ सेकेंड चैप्टर का। तो थर्ड पार्ट में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहना चाह रहे हैं कि भारत की शक्ति के स्रोतों और उसके पतन और नाशों के कारणों की खोज लंबी और उलझी हुई है। इसमें जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हमारा देश पहले बहुत शक्तिशाली था और उसका पतन किस तरह से हो गया है, वह उलझी हुई गुत्थी के जैसे है। और हम लोग उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर हमारे देश का इतना पतन क्यों हो गया, और हमारा देश टेक्नोलॉजी में पहले बहुत ही आगे था, अभी किस तरह पिछड़ा हुआ है। यह बहुत काफ़ी समय की बात है। अभी तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे बढ़ गया है। तो यह उस समय लिखा गया था बुक, जब नेहरू जी को जेल में डाला गया था अहमदनगर के किले में। तो पर उसके पतन के हाल के कारण पर्याप्त हैं। बता रहे हैं कि अभी हमारे देश का पतन क्यों हो रहा है, इसका कारण जो है स्पष्ट नज़र आ रहा है। भारत तकनीकी दौर में पिछड़ गया और यूरोप जो तमाम बातों में एक ज़माने से पिछड़ा था, तकनीकी प्रगति के मामले में आगे निकल गया है। बोल रहे हैं कि भारत तकनीकी के मामले में अभी क्यों पिछड़ गया है, और यूरोप जो तमाम बातों में, यूरोप हमारे देश से बहुत ही पिछड़ा हुआ था और आज क्या हो गया है, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ गया है। तो इसका कारण क्या हुआ है, तो इसका खोज करना चाह रहे हैं पंडित नेहरू। कह रहे हैं कि इस तकनीकी विकास के पीछे विज्ञान की चेतना थी तथा हौसलेमंद जीवनी शक्ति और मानसिकता थी। यहाँ नेहरू जी कह रहे हैं कि साइंस के क्षेत्र में यूरोप हम लोगों से आगे है, और आगे इसलिए है क्योंकि वे मेहनती हैं। हमारे देश के लोग जो हैं आपस में ही उलझे रहते हैं, इतना ज़्यादा हौसलेमंद भी नहीं जितना यूरोप के देश हैं। और उनके पास तकनीकी है, मिसाइल के क्षेत्र में भी वो आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि उन लोगों के पास हौसला है। हौसलामंद मतलब एक जोश और एक उमंग के साथ वे अपने देश के बारे में सोचते हैं, जिससे वे अभी हमारे देश से आगे बढ़ गए हैं। नई तकनीकी ने पश्चिमी यूरोप के देशों को सैनिक बल दिया और उनके लिए अपना विस्तार करके पूरब पर अधिकार करना आसान हो गया है। तो बोल रहे हैं कि यूरोप के देश जो हैं हम लोगों से किस तरह आगे बढ़ गए हैं, क्योंकि उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी है, जिसके कारण वे आगे बढ़ गए हैं। यह केवल भारत की ही नहीं, लगभग सारे एशिया की कहानी है। यहाँ पर नेहरू जी कहना चाह रहे हैं कि हमारा देश ही नहीं, बल्कि जितने भी एशिया के देश हैं वो यूरोप के देश से पीछे हैं। ऐसा क्यों हुआ, इस गुत्थी को सुलझाना ज़्यादा मुश्किल है। अब इस बात को लेकर नेहरू जी कहना चाह रहे हैं कि यह जो गुत्थी है, इसको हम लोग किस तरह से सुलझाएं, यह बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि पुराने समय में तो भारत में मानसिक सजगता और तकनीकी कौशल की कमी नहीं थी। पुराने समय में हम लोग जानते हैं कि कैसा कैसा तकनीकी हम लोगों के पास था, और मानसिकता भी काफ़ी मजबूत थी। तो काफ़ी कौशल था उन लोगों के पास आगे बढ़ने की, काफ़ी मतलब उन लोगों के पास हौसला था। किंतु बाद की सदियों में उत्तरोत्तर गिरावट का आभास होने लगा। और बोल रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हुआ, जो है विकास किस तरह से रुक गया है। जीवन की लालसा और उद्यम में कमी आ जाती है, और छीन होती रचनात्मक प्रवृत्ति की जगह अनुकरण की प्रवृत्ति ले लेती है। यहाँ पर नेहरू जी कहना चाह रहे हैं कि तकनीकी विकास नहीं होने के कारण हमारे पास जब बड़ा बड़ा टेक्नोलॉजी होता है तो काम करना आसान हो जाता है,
और अगर टेक्नोलॉजी नहीं रहता है तो हमें काम करने की इच्छा नहीं रहती है और अनुकरण करने की प्रवृत्ति लेती है। अनुकरण का मतलब है हम लोग उसका देखा देखी अनुसरण करते हैं। अगर कोई देश हमसे आगे बढ़ गया है, हमारे देश से आगे बढ़ गया है, तो हम लोग उसका अनुसरण करने लगते हैं, उसका देखा देखी में उसका अनुकरण करते हैं और मतलब सोचते हैं कि हमारा भी देश इस तरह से आगे बढ़े। जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने प्रकृति और ब्रह्मांड के रहस्यों को भेदने का प्रयास किया था, वहाँ शब्दाडंबर ने लैश भाष्य कर उसकी जगह लेता है। शब्दाडंबर बोलते हैं, विद्रोही क्या बोलते हैं, जहाँ कामयाबी के साथ विद्रोही विचार पद्धति ने, तो क्या हुआ जो पहले के लोग थे उनके पास विद्रोही विचार मतलब कोई भी काम करने के लिए जोश था, वो विद्रोह की भावना रहती थी कि हमारा देश पीछे क्यों रहेगा, हमारा देश आगे क्यों नहीं बढ़ पाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते थे, हम लोगों के देश के आदमी क्या करते थे, उनके अंदर जो है जोश रहता था, उमंग रहता था और ब्रह्मांड के रहस्य को भी भेदने का प्रयास करते थे कि हमारे देश में जानते हैं कि ऐसे ऐसे रहस्य का पता किया गया है जो रहस्य का दूसरे देश लोग पता नहीं किए हैं। तो जब हमारे अंदर जोश रहता है, हमारे अंदर लगन रहता है, तो चाहे कितना भी रहस्य भरी बात है उसका हम लोग पता कर ही लेते हैं। वहाँ शब्दाडंबर ने लैश भाष्यकार उसकी जगह लेते दिखाई दिया है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि कभी कभी क्या होता है, ऐसी ऐसी भाषा लोग लिखते हैं, शब्दाडंबर बोलते हैं, शब्द में बहुत सारा आडंबर रहता है। जो कोई हमारे देश के जो कुछ भी भाषा लिखी होती है वह इतना क्लिष्ट होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं। भव्य कला और मूर्ति निर्माण का स्थान जटिल पच्चीकारी वाली सावधानी से की गई नक्काशी लेने लगी। मतलब जो पहले क्या होता था, भवन और इमारत जो बनते थे वह काफ़ी सरल रहता था और अभी ऐसे ऐसे भवन और इमारत बन रहे हैं जो काफ़ी रहस्य जैसा रहता है और उसका रूप रंग आकार रेखा जो है काफ़ी घुमावदार पेचीदा होता है। प्रभावी तो होता है, प्रभावी सरल और सजीव और समृद्ध भाषा की जगह अत्यंत अलंकृत और जटिल साहित्य शैली ने ले ली। बोल रहे हैं कि पहले क्या था, लोग सरल भाषा में लिखते थे, जो भी साहित्यकार होते थे अपनी भाषा को सरल भाषा में लिख करके मतलब लोगों को समझाने का प्रयास करते थे। लेकिन अभी क्या हो गया, अभी का भाषा जो है काफ़ी समृद्ध हो गया है, जटिल और अलंकृत, बहुत सारे अलंकार से भरा होता है, तो लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं। साहसिक कार्यों की लालसा और छलकती हुई जिंदगी जिसके कारण सुदूर देशों में भारतीय संस्कृति का प्रसार संभव हो सका था। बोल रहा है कि पहले क्या था, सीधे साधे भाषा में लोग प्रयोग करते थे तो भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार काफ़ी बढ़ा हुआ था। हर जगह जो है भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार करने में जो है सरलता होती थी। लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे वह सब छिन्न हो गया। उसके स्थान पर महासागरों को पार करने पर रोक लगाने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म ले लिया। पहले क्या था, लोग महासागर को पार करके अपने देश की संस्कृति के बारे में प्रचार प्रसार करने के लिए लोग आसानी से एक देश से दूसरे देश चले जाते थे। लेकिन धीरे धीरे क्या हो गया, बहुत सारी परेशानियां हो गई और संकीर्ण महासागरों को पार करने पर रोक लगने वाली संकीर्ण रूढ़िवादिता ने जन्म लिया। और अभी क्या हो गया है, अभी कहीं भी जाना मुश्किल हो गया है, क्योंकि कहीं अगर हम जाना चाहते हैं तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं, पासपोर्ट मांगते हैं जाने के लिए, विदेश जाने के लिए। तो पहले यह सब नहीं था, तो क्या था, संस्कृति का, भारत की संस्कृति का प्रचार प्रसार आसानी से हो जाता था। लेकिन अभी बहुत सारा ऐसा हो गया है जो काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जांच पड़ताल की विवेकपूर्ण चेतना लुप्त हो गई और अतीत की अंधी मूर्ति पूजा ने उसकी जगह ले ली। और धीरे धीरे क्या हो गया, आदमी मूर्ति पूजा के ओर ज़्यादा आकृष्ट हो गए। अतीत में जो भी बात चली आ रही थी, जो जड़ता थी समाज में, रूढ़िवादिता थी, यह सब जन्म लेने लगी। मतलब मानसिक विकास धीरे धीरे रुकने लगा।
अतीत के विकट भार ने उसे कुचल दिया। और अगर हम आगे बढ़ना चाह रहे थे तो धीरे धीरे क्या हुआ, आगे नहीं बढ़ के हम लोग पीछे ही बढ़ते गए। अतीत की ही याद कर करके हमारा ज़िंदगी जो है, ज़िंदगी जीने में रुकावट होने लगी। और इस तरह, और वह एक तरह की मूर्छा से ग्रस्त हो गई। मतलब क्या हुआ, धीरे धीरे विकास रुक गया। मानसिक जड़ता मतलब मानसिक गिरावट आ गई और शारीरिक थकावट की इस हालत में भारत का ह्रास होने लगा। क्या हुआ, जब हम लोग प्राचीन काल के ही रीति रिवाजों को लेकर चलने लगे और आगे का जो हम लोग कुछ विकास के लिए नहीं सोचे, तो इसके कारण क्या हो गया, भारत का धीरे धीरे ह्रास होने लगा। मतलब भारत में जो विकास के लिए सोचना चाहिए, यह सब विकास के लिए नहीं सोच पाने से क्या हो गया, धीरे धीरे भारत का पतन हो गया। और कई बार भारत देश पर कई बार विदेशी आक्रमण भी हुए हैं। तो यह सब बात यहाँ बताया गया। वह गतिहीन और जड़ हो गया, जबकि विश्व के दूसरे हिस्से प्रगति के पथ पर चल गए। और इससे क्या हुआ, हमारा देश जो है अतीत प्राचीन काल की ही बातों को लेकर चलने से हमारा देश जो है गतिहीन हो गया, जड़ हो गया। हम लोग कुछ सोच नहीं पाए, हमारे देश के लोग आगे बढ़ नहीं पाए, जबकि दूसरे देश के लोग जो है काफ़ी प्रगति कर गए। किंतु यह स्थिति का पूरा और पूर्णतः सही सर्वेक्षण नहीं है। यहाँ पर नेहरू जी कहना चाह रहे हैं कि यह पूरी तरह से सर्वेक्षण किया हुआ नहीं है, मतलब सही नहीं है। यदि केवल जड़ता और गतिहीनता का एक रस और लंबा दौर रहा होता तो उसका नाता अतीत से पूरी तरह टूट जाता। तो यहाँ पर नेहरू जी यह कहना चाह रहे हैं कि हम लोग अतीत को लेकर चले हैं, इसलिए अभी तक चल रहे हैं। मतलब हम लोग अतीत को भी लेकर चले हैं। अगर अतीत को लेकर नहीं चलते तो यह सब नाता कब से टूट गया होता, क्योंकि अतीत में भी बहुत कुछ सीखने को हमें मिला है कि किस तरह से समाज में रहना चाहिए, कैसे विकास हो देश का, यह सब लेकर हम लोग चले हैं, इसलिए अभी तक हम लोग चल रहे हैं। एक युगों का अंत और उसके ध्वंस विशेषों पर नई चीज़ का निर्माण होता। इस तरह का क्रमभंग नहीं हुआ और भारत में भी निरंतरता बनी रही। मतलब हम लोग जो है अतीत को लेकर चलते रहे, इसीलिए जो है हम लोग अभी तक चल रहे हैं। इसके अलावा समय समय पर पुनर्जागरण के दौर आते रहे। वे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि पहले की चीज़ को हम लोग छोड़ दिए हैं, बल्कि जो अच्छा है उसको साथ लेकर चले हैं और नई चीज़ों के साथ सामंजस्य हम लोग स्थापित किए हैं। हम दोनों चीज़ों को साथ लेकर चले हैं, यानी अतीत को भी लेकर हम लोग चले और वर्तमान को लेकर हम लोग चल रहे हैं। नए को समझने और उसे अनुकूल बनाकर कम से कम पुराने के उस अंश के साथ जिसको रक्षा करने लायक समझा गया उसका सामंजस्य करने के प्रयास साफ दिखाई पड़ते हैं। मतलब यहाँ पर नेहरू जी यही कह रहे हैं कि हम लोग अतीत और वर्तमान दोनों को लेकर सामंजस्य स्थापित करके आगे बढ़ रहे हैं। अक्सर पुराने का केवल बाहरी ढांचा प्रतीक के रूप में बचा रहा और उसकी अंतर्वस्तु बदल गई, यानी पुराने विचार के साथ हम लोग नए विचार को मिला दिए। ऐसी लालसा जो लोग को उस लक्ष्य की ओर खींचती है जो पूरी तरह सिद्ध नहीं किया जा सका हो, और साथ ही प्राचीन और नवीन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की इच्छा बराबर बनी रहती है। यहाँ पर कह रहे हैं पंडित नेहरू जी कि नए और पुराने विचारों को साथ लेकर हम लोग चले, और हमने नए और पुराने विचारों को जब साथ लेकर चले हैं तो आगे बढ़ पाए हैं। इसी लालसा ने उन्हें गति दी और उन्हें पुराने को बनाए रखने के साथ नए विचारों को आत्मसात करने की सामर्थ्य दी। यानी नेहरू जी कहना चाहते हैं कि पुराने विचारों के साथ नए विचारों को लेकर हम लोग चले हैं ताकि आगे बढ़ सके। तो यहाँ पर नेहरू जी बताना चाहते हैं कि हमारा विकास इसलिए नहीं हुआ क्योंकि तकनीकी रूप से हम बहुत पीछे हैं और देशों के मुकाबले हम लोग तकनीकी के क्षेत्र में काफ़ी पीछे हैं। हम लोग पुराने विचारों को लेकर चल रहे हैं। तो यहाँ पर नेहरू जी यह कहना चाह रहे हैं कि पुराने विचारों को लेकर तो चलना ही चाहिए, लेकिन उसमें बदलाव भी लाना चाहिए, नए नए विचारों को भी आगे लाना चाहिए ताकि हमारा देश टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सके और हमारा विकास हो सके। तो इस पाठ में यही दिखाया गया है कि हमारा विकास
किस तरह से रुक गया था। हम लोग केवल अतीत को लेकर चल रहे थे। हम लोगों को आगे जो है भविष्य को भी संवारने के लिए टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी किस तरह आगे बढ़े, तो इसके लिए यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से नेहरू जी यह समझाए हैं कि अतीत को लेकर तो चलना ही चाहिए, लेकिन हमारे देश का जो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में किस तरह विकास होगा, इसके लिए जो है हमें अधिक से अधिक सोचना चाहिए। और जहाँ तक हो सके जड़ता हमारे अंदर, रूढ़िवादिता, प्राचीन काल से जो भी विचार हमारे मन में आया है उसको दूर कर हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो आशा है आप लोगों को यह पाठ समझ में आ गया होगा, और अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, उसे ज़रूर क्लिक कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। आगे मैं फिर मिलूँगी पार्ट 4 के साथ। धन्यवाद।